अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक है हमारा क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle. Acetyl-CoA now enter in a cyclic series of chemical reaction during which oxidation of glucose is completed in the form of oxidation of acetyl. यानी अब वो जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में एसिटाइल को ए बना था, अब वो क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है वो एसिटाइल की शक्ल में होगी। दिस एसिटाइल सीरीज इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी इसके बहुत सारे नाम हैं। क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं इसको? क्रेब साइकिल इसलिए कहते हैं कि ये क्रेब जो है वो साइंटिस्ट था जिसने ये साइकिल दरियाफ्त की थी। क्रेब साइकिल इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ H.A. क्रेब हु डिस्कवर्ड इट। The citric acid cycle is named due to the reason that first compound formed during the cycle is citric acid, and this citric acid has 3 carboxylic acid group in its structure, therefore it also called ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी कि जो TCA साइकिल है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है सिट्रिक एसिड वो 3 कार्बन रखता है, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं। द साइकिल स्टार्ट विथ 4 कार्बन एसिड ऑक्जेलो एसीटेट एंड एंड्स एट द सेम। द इवेंट्स आर गिवन इन फॉलोइंग साइकिल। यहाँ पर जो साइकिल मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ उसमें जो क्रेब साइकिल है उसके डिफरेंट इवेंट दिखाए गए हैं, और साइकिल इससे जाहिर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म होगी। तो कहाँ से शुरू हुआ? ऑक्जेलो एसीटेट से शुरू हुआ और ऑक्जेलो एसीटेट पर ही ख़त्म है, इसीलिए ये एक साइकिल है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट 1 ATP by substrate level phosphorylation 3 NADH2 and 1 molecule of FADH2 are formed। यानी इसके एंड के ऊपर हमें ATP का एक मॉलिक्यूल हासिल होगा, NADH2 के 3 मॉलिक्यूल हासिल होंगे और FADH2 का एक मॉलिक्यूल हासिल होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड 2 क्रेब साइकिल वेयर डबल अमाउंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। अब देखो वहाँ पर जब ग्लाइकोलिसिस हुआ था तो उसके नतीजे में हमें मालूम है कि 2 पायरुवेट फॉर्म हुए थे। अब जब पायरुवेट 2 हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन भी 2 बार होगी, तो यानी कि जो क्रेब साइकिल है वो 2 बार रन करेगी। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक बार जब साइकिल रन करेगी तो क्या बनेगा? एक ATP, 3 NADH2 और एक FADH2। तो जब 2 बार रन करेगी तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी कि 2 ATP, 6 NADH2 एंड 2 FADH2 फॉर्म होंगे। आइए अब क्रेब साइकिल को डायग्राम की मदद से समझते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर जो को ए है उसकी कंडेंसेशन होती है एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, और उसके नतीजे में एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट फॉर्म होता है, और जो कोएंजाइम ए होता है वो रिलीज हो जाता है और इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा होता है एक सिट्रेट सिंथेज नामी एंजाइम। अब स्टेप 2 के अंदर सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अपने ही आइसोमर आइसोसिट्रेट के अंदर, और यहाँ पर इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है एक्विनाइटेज नामी एंजाइम। अब स्टेप 3 है और उसके अंदर ये जो आइसोसिट्रेट है ये डिहाइड्रोजिनेशन और कार्बोक्सिलेशन का काम करता है, यानी कि ये बनाता है एक 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब पहले 6 कार्बन कंपाउंड था, 5 कार्बन हो गया, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन का काम हुआ है और डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन भी साथ साथ निकल गई है इसके अंदर से। सो मॉलिक्यूल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कैटेलाइज द रिएक्शन। इस एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा होता है। इट इज एन NAD डिपेंडेंट एंजाइम। NAD इज कन्वर्टेड टू NADH, यानी जहाँ पर NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा होता है वहाँ पर ये एंजाइम काम कर रहा होता है। नाउ स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं।
Alpha ketoglutarate undergoes oxidative decarboxylation to form succinyl CoA, a 4 कार्बन कंपाउंड। यानी कि अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA, और इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है एक एंजाइम जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसके नतीजे में एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा होता है जो रिलीज हो जाता है, और दूसरा NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और NADH फॉर्म हो रहे हैं। यानी NADH एनर्जी रिच कंपाउंड है जो फॉर्म हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान होता है। नाउ 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 5। नाउ सक्सिनाइल CoA फॉर्म सक्सिनेट। अब ये जो CoA एंजाइम है ये इसमें से निकल जाएगा सक्सिनाइल CoA में से, और क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। और एंजाइम कौन सा इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है, एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेस। यानी कि जो सक्सिनाइल CoA को कैटालाइज करके सक्सिनेट में कन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेस। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के दौरान एक अदद GDP, देखिए एक नया नाम आया, ADP के बजाय मैं कह रही हूँ GDP, यानी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट है। यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नहीं है बल्कि ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट है और वो कन्वर्ट हो जाता है GTP के अंदर। So GTP transfer its phosphate to ADP forming ATP। अब ये पहले क्या होता है, पहले ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, और फिर ये जो ट्राइफॉस्फेट है ये अपना फॉस्फेट दे देता है ADP को और फिर ADP कन्वर्ट होता है ATP के अंदर, यानी डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ATP नहीं होती है। अब स्टेप नंबर 6 के अंदर सक्सिनेट को एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडाइज करता है और कन्वर्ट कर देता है फ्यूमरेट के अंदर, और इस स्टेप के दौरान भी एक अदद FADH2 फॉर्म हो रहा होता है। यहाँ पर NADH फॉर्म नहीं हो रहा बल्कि FADH2 फॉर्म हो रहा है। NADH 3 ATP के बराबर होता है जबकि ये FADH2 2 ATP के बराबर होता है। अब हम स्टेप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो फ्यूमरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर, और इस कन्वर्जन के दौरान यूज हो रहा होता है एक अदद वाटर का मॉलिक्यूल, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है फ्यूमरेज। फ्यूमरेज जो है उसकी एक्टिविटी के जरिए फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर। स्टेप नंबर 8 को देखते हैं। स्टेप नंबर 8 के अंदर मेलेट जो है वो डिहाइड्रोजिनेट होता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, और फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो CoA के साथ कंबाइन होकर दोबारा से इस साइकिल को रीस्टार्ट कर देता है, और फिर नेक्स्ट ये तमाम स्टेप दोहरा दिए जाते हैं और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। और इस जो रिएक्शन है इसको कंट्रोल कर रहा होता है जो एंजाइम यानी कैटालाइज करता है वो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज। और इस स्टेप नंबर 8 के जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब यही है कि जब ये एंजाइम यूज हो रहा होगा तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही होगी।